हम आपको बता दिए थे घाटा के बारे में। हाँ, सार्वजनिक घाटा याद रहेगा? हाँ, बताइए लड़की लोग बताओ, पूछने दो अभी सवाल। सवाल पहले पूछने दो, बताने चालू कर दिया। अब सवाल पूछे थे अभी, अब बताओ क्या बता रही थी वो? सार्वजनिक घाटा बताना चालू कर दी। सवाल सुनिए आप लोग, राजकोषीय घाटा कैसे निकालेंगे? लड़का लोग बताओ। दोबारा बोल, तुम दोबारा फिर से बताओ राजकोषीय घाटा। सार्वजनिक व्यय माइनस केवल राजस्व आय। केवल अगर केवल जोड़ देंगे तो दिमाग पे हीट करने लगेगा, आखिर ऐसा क्यों? समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सबको बोले थे कि ऐसे इस साइड में होशियार लड़की बैठेगी, तो वहां एगो खाली जगह छोड़ दी। मतलब समझ में आ गया? हम बोले कि इधर कैसी लड़की बैठेगी, होशियार लड़की, तो वहां खाली ये जगह छोड़ दी। इससे क्या पता चलता? चलो इतना तो समझदार हुआ, इतना तो समझदार हो गई सब लड़की सब कि पता चल गया कहाँ जगह किसका बैठना। सारा घाटा समझ में आ गया? बताइए प्राथमिक घाटा में क्या रखते हैं? राजकोषीय घाटा माइनस ऋण। ऋण जो होता है ना, कर्जा, ऋण का ब्याज, कर्जा वगैरह, ऋण और ऋण का ब्याज सब उसी में चल जाएगा, तो सीधा ऋण बोल दीजिएगा। क्योंकि ऋण ये सरकार भी ली रहती है, पिछली सरकार भी दी जाती है। अमूमन जो सरकार रहती है पिछली सरकार का ऋण क्या कर रही थी, भर रही होती है। तो प्राथमिक घाटा भी समझ में आ गया। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। बताइए टोटल सरकार का, टोटल देश का घाटा देखना है तो राजकोषीय, लेकिन वर्तमान सरकार का घाटा देखना है प्राथमिक घाटा। टोटल देश का घाटा जीडीपी का 6.5%, 6.5%, लेकिन प्राथमिक घाटा 3.5%। प्राथमिक घाटा 3.5%। समझ में आ गया? लगभग 14 से 15 लाख करोड़ रुपए क्या है, देश के ऊपर घाटा जा रहा है। 14 से 15 लाख करोड़ का क्या है, राजकोषीय घाटा। और इसमें से लगभग 6 से 7 करोड़, 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ रुपए केवल इस सरकार का घाटा है, प्राथमिक घाटा है जो इस सरकार का घाटा है। तो वर्तमान सरकार का घाटा क्या कहलाता है? हाँ, कल समझा दिए थे ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पहली बार इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है, पहली बार पढ़ रहा होगा, नहीं समझ में आया? किसी भी सरकार का वर्तमान घाटा, अब पूरे देश में लगा घाटा, एक साल में बिहार को मिलता है 2 लाख करोड़, और सरकार के ऊपर हर साल घाटा लगता है 6 लाख करोड़। केंद्र सरकार के ऊपर घाटा कितना लगता है? 6 लाख करोड़। जिस घाटे का 2 सबसे बड़का कारण है, एक ब्याज का भुगतान जो लोन लिए हुए, दूसरा व्यापार घाटा। चाइना से हम लोग खरीदते हैं 20%, अब चाइना को बेचते हैं 20% और खरीदते हैं 80 पर। कितना परसेंट खरीद लेते हैं? 80% खरीद लेते हैं। चाइना का सब्स्टिट्यूट हमारे यहाँ नहीं है, जबकि चाइना काफी एग्रेसिव व्यापार को करता है। वो हर चीज में एक चीज, देखिए चाइना का जैसा व्यापार है, गुजरातियों का मॉडल भी वैसे ही रहता है। वो प्रॉफिट नहीं आपका फायदा सोचते हैं, तो आप मजबूर होकर वहीं जाइएगा चाइना वालों पर। चाइना की कंपनियों को जब भारत में टॉर्च बेचना था तो पहले गांव गांव में घूमे थे सब, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर राज्य के लिए उसका एक ठो मार्केटिंग ऑफिसर डिप्यूट हुआ था। तब उसको पता चला कि भारत के लोग क्या सोचते हैं। पहला बात कि टॉर्च सस्ता रहे, उसमें सेल लगाने का झमेला नहीं रहे, और एक के टॉर्चवा से कई गो काम हो जाए। तो देखा भारत में कैसन टॉर्च है, तो सोचो एगो सबको ऐंठने वाला, इसे तो कौन ऐसे ऐंठने वाला है, सेल लगता है ऐसे ऐंठने वाला है,
और जो 10-12 ईंटते ईंटते ढीला हो जाता है और फिर बूझ जाता है। हमारे यहाँ एक बार सांप निकला था तो बूझ गया, हम ही लेके ऐसे आगे बढ़ रहे थे, मार 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 मार, बूझ गया, सब भाग गया, सब भाग यहाँ से, भगदड़ हो गया यहाँ पे। अरे वो सांप रोशनी रहता है तो हिम्मत रहता है ना, अरे अपनी ओर नहीं आ रहा है, दूसरे की ओर जा रहा है तो कहते हिम्मत मत घबराना, कोई दिक्कत नहीं है। अंधेरा हो गया, सबका हिम्मत भाग गया आदमी। तो चाइना ने दिमाग लगाया था, तो चाइना को पता चल गया कि चार्ज करने वाला टॉर्च ये लोग खोज रहे हैं, लेकिन भारतीय इंसान चार्ज करने वाला टॉर्च खोजता है, चार्जर रखना नहीं चाहता है। तो उसने पूरा रिपोर्ट तो पिछवे को ऐसे न दे दिया चार्जर, खोद उसी में खोज दीजिए, हथवा वाले में लगा दिया बड़का सा एलईडी, रख के देहात में खाना बना लीजिए, ऐसे से टॉर्च जला दीजिए, कौन हो, सारा सिस्टम का। तो चाइना का व्यापार स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन है इंडिया के तुलना में। भारत के आदमी के अगर 100 गो सामान खरीदा, उसमें से 10 गो रिजेक्टेड निकल गया, कभी कभी डिप्रेसिएशन तो बढ़ा दिए, टूट फूट, अब उस 10 गो सामान रिजेक्ट हो गया तो या तो वापस करो या तो तुम अपने घाटा में जोड़ो उसको, लेकिन वो सोचेगा कोनो ग्राहक को थमा दे। अब बिहार में तो सोचेगा 21 ग्राहकों को थमा दे, जो आएगा 10 गो टूटल के दे देगा। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये व्यापार के लिए सही नहीं है। आगे बढ़ जाए तो व्यापार घाटा लगने की वजह से हमारा राजकोषीय घाटा होता है, सारा घाटा समझा दिए थे। राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटाएंगे तो राजस्व घाटा, पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत आय घटाएंगे, पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा सार्वजनिक घाटा। सार्वजनिक घाटा को कैसे निकालेंगे, सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय, नहीं समझे, इसी को हम क्या कहेंगे, बजट घाटा। कौन सा घाटा, बजट घाटा। अगर राजकोषीय घाटा कहें तो सार्वजनिक व्यय माइनस केवल राजस्व आय। राजस्व आय में बताइए क्या लोन रिकवरी आएगा, आएगा, डिस इन्वेस्टमेंट विनिवेश आएगा, टैक्स का पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये सब जो भी चीज जिस पर कोई देयता यानी कोई डेट नहीं है वो सब किस में आ जाएगा, राजस्व। राजस्व आय में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। अब हम लोग को देखना है सरकार के पास जो पैसे हैं M1 M2 M3 के बारे में, M1 M2 M3। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टैक्सेशन, क्या जी, टैक्सेशन, टैक्स, उसी में आता है एक तो जीएसटी, टैक्स में ही क्या आता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। M1 सरकार के पास टोटल पैसा जो होता है 3 रूप में होता है, M1 M2 M3 M4। समझ में आ गया कि नहीं। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, मौद्रिक नीतियां सर्वत्र लागू होती हैं, पूछा था मॉनेटरियल पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल ऑन M1 M2 M3 M4। लड़का को समझे में नहीं आ रहा था, कोने विषय का सवाल है ये। देखिए M1 में क्या होता है कि M1 एक ऐसा पैसा है जिसमें किस किस के पैसा को रखा जाता है, तो जनता का धन, जनता के पास कितना, नगद पैसा, जनता का नगद पैसा, जनता का कैसा पैसा, नगद पैसा, नगद पैसा, नगद नगद पैसा प्लस जनता का क्या, कैसा पैसा, नगद पैसा, जो जनता के पास जमा है, तो इसे जनता का कैश, यहाँ लिखते जनता का कैश लिख दे, लोगों का धन, लोगों का धन, लोगों का धन कैश में ही रहता है, लोगों के पास जो धन रहता है ज्यादातर कैसा रहता है, कैश नहीं, तो बैंक का, किसका, बैंक का मांग जमा, कौन सा जमा, मांग जमा, मांग, आई मांग नहीं, मांग मतलब देखिए डिमांड। देखिए बैंक के पास 2 तरह से पैसे जमा होते हैं, एक होता है मांग जमा, जब मांगेंगे तो दे दीजिएगा, नंबर है उसका क्या, मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन जब डिमांड करेंगे चाहिए हमको, तो बैंक भी कहता है जो हुजूर जो आप कहें वही होगा, लीजिए चेकबुक धौर दे निकाल दीजिएगा, लीजिए एटीएम कार्ड फटाक से निकाल दीजिएगा, लीजिए मोबाइल बैंकिंग मोबाइल से निकाल दीजिएगा, लीजिए नेट बैंकिंग नेट से निकाल दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लीजिए फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, ले भारत पे, जो चीज मन निकाल दीजिए। तो वैसा जमा M4 लिखिए सर, M3 लिख दिए हैं, यार कोई दिक्कत नहीं,
वहां पहुंचते पहुंचते सुधार देंगे, नहीं समझे? अभी वहां पहुंचे कहाँ है? आजकल हम कोरिया गए हैं थोड़ा सा। रमजान में आदमी कोरिया जाता है, मतलब सुस्त हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो वो M1 जो है, M1 लोगों का धन। M1 क्या है? लोगों का धन। लोगों के पास धन कैसा रहता है? कैश। प्लस बैंकों का मांग जमा। आप लोग बैंक में जो सेविंग अकाउंट रखते हैं वो भी क्या है? मांग जमा। करेंट अकाउंट रखते हैं वो भी क्या है? मांग जमा। और जो एगो लड़की लोग, आप लोग का एगो फिक्स डिपॉजिट होता है, ज्यादातर लड़की लोग का क्या हो जाता है? फिक्स डिपॉजिट। कब टूटता है वो? ब्याह के समय। अक्सर वो उसको क्या कहते? फिक्स डिपॉजिट। वो है मांग जमा नहीं है। उसको कहिएगा धाए दे फिक्स डिपॉजिट में ATM निकालने, नहीं। अगर घर की स्थिति खराब हुई और फिक्स डिपॉजिट को पहले तोड़ना पड़े तो 1 हफ्ता का समय लग जाता है। फॉर्म भरिए, ये निकलवाना है, आधार कार्ड चेक करेगा, मैच्योरिटी चेक करेगा कि कितना मिला कितना नहीं, मतलब लंबा टाइम ले लेता है। तो आपका मांग जमा नहीं है। वो कौन सा जमा है? फिक्स डिपॉजिट। कौन सा है? फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें कौन कौन सा है? लोगों का दर। अब बैंकों का मांग जमा। बैंकों का मांग जमा। जितना बैंक है भारत में, सबके पास सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो मांग जमा है। क्योंकि लोग या तो सेविंग खोलते हैं या तो करेंट खोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट बहुत कम लोग खोलते हैं। आप में से कितने लोगों के पास सेविंग अकाउंट है? आपके पिताजी का घर में एक ना एक सेविंग अकाउंट कितने लोग हैं? सबके पास होगा। कितने लोगों के घर में फिक्स डिपॉजिट है? फिक्स डिपॉजिट है, बढ़िया है। तब फिक्स डिपॉजिट भी है। नहीं समझ में आया? तो ज्यादा देखिएगा तो कौन सा है? मांग जमा। आपके घर वाले जो अकाउंट से पैसा भेजते हैं, किस अकाउंट में? मांग जमा, यानी सेविंग में। देखिए, सेविंग में उस पैसे को रखा जाता है जो बिजनेस से नहीं आया हुआ है। और जैसे कोचिंग का पैसा किस में जाता है? करेंट अकाउंट। जैसे इस कोचिंग से जितना पैसा आता है वो कहां जाता है? करेंट अकाउंट। उस करेंट अकाउंट से जो हमको सैलरी आती है वो किस में जाती है? सेविंग। वो मेरे किस में जाएगा? सेविंग। एक कोचिंग का अकाउंट अलग है। अब जैसे कोचिंग में टीवी लगाना है तो मेरे सेविंग अकाउंट से लगेगा, कोचिंग के करेंट अकाउंट से। और हमको अपने लिए कपड़ा खरीदना है, सेविंग अकाउंट। किसे? सेविंग। तो पर्सनल यूज वाला क्या हो जाता है? सेविंग। और संस्थागत यूज वाला हाँ करेंट अकाउंट में जाता है। तो लोगों के पास कौन सा जमा? मांग जमा। तो सेविंग भी क्या है? मांग जमा। और करेंट भी क्या है? मांग जमा। जब मांगेंगे तब हमको देना पड़े। प्लस RBI का धन। किसका धन? RBI का धन। इस सब पैसा को मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? M1। सोचो बबुआ, M1 में कितना पैसा होगा? हाँ, पूरे लोगों का पैसा। अब प्लस बैंकों में जमा, मांग जमा, सेविंग प्लस करे, अब प्लस RBI का पैसा। समझ रहे हैं? बहुत पैसा। तो आप कभी जाइएगा भगवान से पैसा मांगने, कहिएगा महाराज M1 दे दीजिए हमको, बस कुछ और कुछ नहीं चाहिए, M1 चाहिए। M1 एकदम। अरे लजातो देंगे तो करोड़ में आएगा। नहीं समझे? अगर 1% दे दिए तो काम बन गया। यहाँ पर अगर नहीं बोलता आदमी, अगर किसी से कहिएगा 10 रुपये 100 रुपये चाहिए तो लजातो देगा तो 5 रुपया देगा कि नहीं देगा? भगवान से क्या मांगना है? M1। लजातो दे दे, काम बन गया। नहीं समझे? भगवान क्या सोचते होंगे? बस हमसे मांगने ही आते हैं, कभी मिलने नहीं आते हैं। सब मिलने जाए कीजिए, भगवान बिना मांगे दे देगा। आप मांगने जाएंगे तो एक मामूली इंसान को समझ में आता है कि मतलब से आया, तो भगवान है। मिलने जाया कीजिए, वहां आराम से इमोशनल कहा कीजिए। देखिए, सुख दे दीजिएगा, सबको अच्छा लगता है। दुख भी देंगे तो कम में दीजिएगा, आप देंगे तो रखबे करेंगे। कितना अच्छा है। ए यमराज, इसका प्राण मत निकालना। कामे बन गया है। हम यमराज डायरी में से नाम काट देगा। हटाओ, यहाँ पे अगले बैच में निकालेंगे। M1 के बाद क्या आता है? M2। M2 में आता है M1 प्लस। ले भाई, तो ये M1 से बड़ा ही हो गया ये, क्योंकि M1 प्लस प्लस करेगा तो कुछ नहीं कुछ जुड़ेगा। डाक घर का बचत जमा। डाक घर का, किसका? डाक घर का बचत जमा।
पैसा जमा, बचत जमा। बचत जमा मतलब डाकघर का बचत जमा। डाकघर में भी देखिएगा आप लोग का अकाउंट खुलता होगा, एगो डायरी लेके घूमते होंगे लोग, बेचारा कुछ कुछ रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया ऐसे लेके रखते होंगे। तो वैसे लोग जो पहले बैंकिंग से नहीं जुड़ पाते थे, तो भारत सरकार उन्हें डाक द्वारा जोड़ती थी। आज भी बहुत सारे लोगों को बैंक में गांव का आदमी परेशान रहता है, समझा गया कि नहीं आएगा। देखो कैनरा बैंक में हम गए थे एक बार एक दोस्त के साथ, बेचारा एक महिला उसको परेशान थी फाइल लेके, किसी काउंटर पे जा रही है तो केवाईसी कराइए। अरे यार काउंटर वालों, तुमको नहीं समझ रहा, महिला के पैर में चप्पल नहीं है, वो कैसा बैकग्राउंड से होगी, उसको क्या पता केवाईसी क्या होता है। बेचारी इधर उधर जुझुआ रही थी, परेशान हो गई थी। कोई कर, हम कह लाइए फॉर्म भर देते हैं आप। बैंक वाला खान सर आप क्या भर रहे हैं? हम कहे तू ना करेगा तो क्या करें हम, हमारा जमीर थोड़े मर गया है। आराम से गांव के लोगों को भी देखिए, सब लोग नहीं हो पाते हैं बैंक में, बढ़िया बढ़िया लोगों को ना, जो बेचारे बैकग्राउंड सही नहीं होता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बैंकों में जाए घबरा जाते हैं वहां पे, तो उन लोगों के लिए क्या रखा गया था? डाकघर। डाकघर का एजेंट आता था, पैसा लेता था, रसीद देता था, मुंह में घपला हो गया, भाग गया लेके। इसमें सरकार की तो गलती नहीं है, इंसान की गलती है। तो उसके लिए किया गया था ये व्यवस्था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आए, इन्होंने एक योजना चलाया, वित्तीय समावेशन, और सबको जनधन योजना खुलवा दी। एटलीस्ट उसमें पैसा आया या नहीं आया उस समय, लेकिन जो कुछ राशियां थी मदद राशि, अब उसी राशि में जाती। एटलीस्ट सबके लिए अकाउंट तो खुल गया ना वहां पर। ये एक अच्छा प्रोग्राम था इसका वित्तीय समायोजन में। नहीं तो बाकी जो छोटे मोटे अकाउंट थे किस में जाते थे? डाकघर। तो बताइए M1 बड़ा कि M2? हाँ क्या था? M2। अब देखते हैं M3। क्या देखते हैं? M3। ये किससे बड़ा होगा? बैंक का फिक्स डिपॉजिट, FD, फिक्स डिपॉजिट। अब यहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि M1 M2 बड़ा कि बताइए M2 बड़ा कि M3? अपने से सही हो गया क्या? हम किए थे। बताइए M1 M2 बड़ा कि M3? देखिए यहां तक तो दोनों बराबर है, यहां तक तो क्या है? दोनों बराबर है। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि बैंक डाक घर का पास ज्यादा पैसा रहेगा कि बैंक का फिक्स डिपॉजिट ज्यादा रहे। बैंक का फिक्स डिपॉजिट ज्यादा रहेगा। बैंक, अक्सर लोग बैंक के काम के लिए जाते हैं, लेकिन एक देश की विडंबना देखिए, आज हर इंसान बैंक में जा रहा है। कोई ऐसा इंसान बताइए जिसका बैंक के बिना काम चल रहा है? शायद ही कोई मिले आपको, गांव में 2-4% लोग मिले, लेकिन हर इंसान आज कहां जा रहा है? बैंक। फिर भी बैंक घाटे में जा रही है, और पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जा रहा है, फिर भी फायदे में है। कौन जा रहा है पोस्ट ऑफिस में खत लिखने? कोई जाता है? समझ में आ रहा है? बैंक घाटे में जा नहीं रही है, ले जाया जा रहा है। नीरव मोदी के जो लोन था उसे कह दिया गया कि भैया अब ये लोन जो रहेगा इसको बैंक अब ध्यान नहीं देगी, इस बैंक को इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उतना घाटा लगा कि नहीं? राइट ऑफ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? राइट ऑफ। जैसे आपके घर मोहल्ले में कोई व्यक्ति पैसा ले लिया है आपसे, 200-400 रुपया ले लिया है, 2-4 हजार ले लिया है, आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत दबंग आदमी है, देगा नहीं आपको, तो आप उसको क्या करते हैं? राइट ऑफ। घर में मंथन करते हैं, कहते छोड़िए जब देगा तो देगा, कभी कभी टोक दिया जाएगा, अझुरा नहीं पाएंगे लोग उससे। इसी को शुद्ध भाषा में अंग्रेजिया में क्या कहता है? राइट ऑफ। अडानी का कर्जा क्या हो गया है? राइट ऑफ। और वही अगर आप लिए रहते ना, ट्रैक्टर चढ़ा देता ऊपर। समझा? भागलपुर के एक टीचर थे, बेचारों ने सुसाइड कर लिया लॉकडाउन में। जब 50 की 60 हजार रुपया लोन था उनको, 50-60 हजार रुपए के लिए लॉकडाउन जब लगा था 2020 में ना, तो क्या हो गया? सुसाइड कर लिया कि बैंक वाले टॉर्चर कर रहे थे। यहाँ अडानी अंबानी का क्या हो रहा है? राइट ऑफ, माफ हो जा रहा है। क्या हो रहा है? माफ। तो बताइए M1 बड़ा कि M2 की M3? कौन बड़ा? अब आते हैं किस पर? M4। M4 बराबर M3 प्लस। अब बताइए भाई कौन बड़ा हो जाएगा? हाँ M4, क्योंकि इसमें M3 क्या है? जुड़ा हुआ है।
M4 बराबर M3 प्लस डाक घर की कुल जमा, डाक घर की कुल जमा, कुल जमा, डाकघर की कुल जमा। डाकघर में भी कई टाइप की अकाउंट खुलते हैं, फिक्स डिपॉजिट डाकघर में भी होता है। तो यहाँ डाकघर की केवल कौन सी जमा थी? बचत जमा, डाकघर की बचत जमा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर पूजा यादव करिए सर, तब तो हमको M4 चाहिए। वाह, देख रहे हैं क्या चाहिए आप लोग को? सबसे बड़का पैसा, सबसे बड़का पैसा M, और सबसे छोटका पैसा, सबसे छोटका पैसा M1, सबसे बड़का पैसा, सबसे छोटका, सबसे छोटका, सबसे बड़ा पैसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब याद हो गया? इसको ध्यान से देखिए, अभी हम पूछेंगे एक एक करके। कह रहा है सर हमको M1 M2 M4 सब चाहिए। गधा कहीं का, M4 लेगा तो सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। M4 लोगे तो ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। चुपचाप नौकरी लो, तनख्वाह पे काम चलाओ। M4 लेगा लोग। याद हो गया? पूछा जाए? चलिए, लाल रंग का कपड़ा कौन पहना है? हाँ, लाल टी शर्ट नहीं तुम्हारे पीछे। हाँ बताओ, M1 बताओ क्या क्या रखा जाएगा इसमें? M1 में जल्दी, बीच में कोई काय बोलता है? गधा कहीं का, बीच में कोई नहीं बोले, उसकी आवाज नहीं आएगा। लाइव वाले आप कमेंट करके बताइएगा। M1 में हाँ हाँ हाँ, बैंक में कौन जमा? हाँ, सेविंग करंट दोनों को एक के बार में बोलिए। मांग जमा, मांग जमा। और वेरी गुड, RBI का धन बढ़िए, वेरी गुड। इधर से बता, लड़की लोग में इधर बताओ, M3 बोलो, ये को बोले दो। पकड़ लिया। गलत है, क्या होगा? हम अब सही अभी बता भी किए हैं क्या होगा? अब गलत है। वो जो होशियार के सीट के बगल में बैठी हो, बेचारी डरे होशियार वाला सीट पे नहीं बैठ रही है। अब बैठ जाओ। बताओ M4 देख के बाद बता, लिख के रख लिया पहले से। ये सबको पहले से डर था, लिख के रख लिए सब। क्या जी? ठीक है, गुड। तो तुम तो होशियार है, तो बकलोल वाला पे क्या बैठी है? कंफर्म नहीं था इसको। लड़का लोग बताएगा सब। M2, M1 प्लस डाकघर की बचत। लड़की बताएगी M3, M1 प्लस बैंकों की फिक्स, तो डाकघर का बोली। समझना क्या? इधर से कोटा वाला बता। M4 बताओ, कुल जमा, डाकघर की जल परा बता। M1 ये पिछवा देख के बतिया रहा था। बताओ M3, M1 प्लस क्या बोला? अभी तो खत्म नहीं हुआ।
हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ। लड़का तो ठीक ही होता है, लड़की पढ़ने में भी ठीक होती, सब ठीक होता है, लड़का लड़की। याद हो गया ना? हाँ, M1 M2 M3 M4 सबसे ज्यादा पैसा, सबसे कम पैसा। आप समझ रहे हैं देश में बात कैसे होता है? M1 M2 पे बोलो। M4 मनी, हाँ मनी, मनी 1 मनी 2 मनी 3 मनी। बेचारा कंफ्यूजन में था कि पैसा मिल गया तो कहेंगे क्या इसको? पैसा है ये, क्या है पैसा? सबसे ज्यादा धन, सबसे कम धन, हाँ ज्यादा धन कम धन, M1। लेकिन याद रखिएगा इमरजेंसी में कभी भी M1 काम आता है। इमरजेंसी में M1 आपके पास का धन आ जाएगा, नहीं तो बैंकों का मांग जमा, सेविंग या करंट वाला। देश के लिए इमरजेंसी है तो RBM। इमरजेंसी में कौन काम आएगा? यानी तरलता ज्यादा किसकी है? M1। तरलता उसे कहा जाता है, लिक्विडिटी उसे कहा जाता है जिसको देकर आप इजीली किसी सामान को खरीद सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तरलता कैश पैसा का होता है। खटाक से दीजिए, खरीद लीजिए। अब जैसे कोई दुकानदार है, वो कोई सामान बेच रहा है, उसको कहिए कि एक आदमी कह रहा है कैश देंगे, एगो कहेगा अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। बताइए किसको पहले प्रीफर कर? तो सर्वाधिक तरलता कैश, सर्वाधिक तरलता, उसके बाद बैंक, कैश के बाद बैंक। क्योंकि बैंकों में दिक्कत, सब आदमी डरल रहता है कोई फंस गया तो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऑनलाइन ट्रांसफर में आदमी कई बार क्या हो जाता है, फंस जाए। कोई बार तो भेज दिए ओकरे अकाउंटों में चल गया, फिर वापस चल आता है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? तो कभी कभी हो जाता है ऐसे, वापस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। समझ में आया? सर्वाधिक तरलता, ऐसे छोड़ो, M1 छोड़ो। सबसे ज्यादा तरलता कैश, उसके बाद बैंक, उसके बाद सोना। क्या होता है? सोना। अगर आपके पास सोना है और आपके पास फिक्स डिपॉजिट है, कौन था फटाक से काम आएगा? फिक्स डिपॉजिट में खोलते खोलते 1 हफ्ता लग जाएगा आपको, निकालते उकालते टाइम लगेगा, ये वो TDS कटेगा, ये कटेगा, मैच्योरिटी कटेगा, मैनेजर साहब नहीं है, लंच हो गया है, बिजली कट गया है, लिंक फेल है, सर्वर गया, संडे है, सेकेंड सैटरडे है, भूख लगा है, भूख लगा। ऐसा कौन बहाना मारता है? तो लिंक फेल बोलता है, वो बोलना तो करा भूख लगा है। कि बेचारा गया होगा, पैसा निकाले नहीं दिया होगा, कहा होगा भूख लगा है, उसको लंच बोलते हैं। प्योर हिंदी मीडियम वाला है, लंच को करा भूख लगा है। तो बैंक में 20 को झमेला। अगर आपके पास क्या है? सोना। सोना जाइएगा सोनार को, आधा घंटा बैठिए दुकान पे, वो चेक करेगा, कहेगा 1 नंबर सोना है, 20,000 का है, मजबूरी में फसल है 15,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए थोड़ा सा तो लॉस लगता ही। अब देखिए दुकानदार भी किस लिए बैठा है? वो भी कमाने के लिए बैठा है। तो कुछ जेन्युइन भी होते हैं, आपको समझते हैं मजबूरी। कोनो सोचता है फंस गया, बढ़िया से काट लो इसको। समझ में आया कि नहीं आएगा? सोनार सबके पास। अब हमेशा सोनार से जब भी सोना खरीदिएगा, एक ही दुकान वाले के पास से खरीदिएगा। फायदा क्या होता है? अगर आप सोना खरीदने गए हैं तो बहुत अच्छा, बेचने जाएंगे तो कहेंगे इसमें तो इतना मिलावट है, पूरा दाम नहीं मिलेगा, ऐसे है वैसे है। ओकरे दुकानिया से खरीद लेंगे तो आप ही क्या से तो खरीदे हैं, पकड़िए हमें मिलावट देते हैं आप। समझ में आ गया? हमेशा उसका रसीद होगी दुकान से खरीदिएगा आपको, तब वो डरल रहेगा आपको। अक्सर ऐसा होता है ना कि पुराना गहना का मॉडल पुराना हो जाता है तो लोग सोनार को दे देते हैं, मेकिंग चार्ज जोड़ के, और उसको नया मॉडल का बना देता है। तो जब बनाने जाइएगा दूसरे यहाँ का खरीद के दूसरे को ना, तो नियम कानून सिखाने लगेगा लोग, ये इसमें बुना मिला है, ये है वो है, ओकरे दीजिए। कहीं आप तो एकदम शुद्ध देते हैं, मिलावट तो थोड़ा भी नहीं करते हैं ना, एकदम कहाँ मिलावट करते हैं। अब ठीक है तो बनाइए। हालांकि सोनार लोग के पास बहुत आइडिया होता है। आप में बहुत सारे लोग सोनार होंगे, है कि नहीं जी? कोई अच्छा जल परा सोनार है? हाँ, लेकिन देखो सोनार लोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्या होती है, बिहार में सोनार लोग के ऊपर बहुत हमले हो जाते हैं, बहुत जान ले लेता है सब, बहुत गलत है ये सब उन लोग। तो ये लोग, तुम लोग को एक स्टिकली वो रखो एकदम बढ़िया से, क्या रहता है
आती है? ठीक ठीक करते हो आप, लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए सब में, उसको स्टिक रहे आप। एक दो को जो सोनार के यहाँ लूटे जाए ना, उसको खुलेआम मार दो गोली। पुलिस का ना काम है ये सब, पुलिस को पता रहता है, क्योंकि चोरों का कनेक्शन होता है। एक को चोर को पकड़ेंगे तो बताएगा ना, हाँ चाचा मोटरसाइकिल चोर का स्पेशलिस्ट है। अच्छा ये बोलेरो खोल के भागते हैं, लिंक पता चल जाता है। अच्छा दुकान कौन मारता है रे, सोना का, करना नहीं पाकिट मारता है, तो वैसे लिंक पता चल जाता है कि पूरा गैंग किस चीज का है, चोर का। इस सब पे भी स्टिक होना चाहिए। तो सोना का भी तरलता अच्छा खासा होता है। सबसे कम तरलता जमीन की होती है। अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, आप सोचिएगा इसको बेच के कुछ खरीदे, उस ससुरा 1 साल में बिकेगा कि बिकबे नहीं करेगा, कोई ठीक नहीं, क्योंकि 50 को लोचा है उसमें। 1 महीना तो लग जाता है कागज जांच कराने, फिर आदमी भांपता है काहे बेच रहे हैं, कोनो दिक्कत तो नहीं है, कहे भाई बहन का है, वंशावली निकालिए, तो क्या पंडित जी को दिखाएंगे जमीनिया का लक्षण ठीक हो लो, सोचा सब फाइनल होला के बाद कह देंगे लक्षण ठीक नहीं है, मांगलिक है। अरे इस टाइप का कुछ होता है। अब हम लोग उसके स्पेशलिस्ट थोड़े हैं, लेकिन उस सबका लक्षण देखा जाता है, तो बड़ा खतरनाक होता है जमीन का। तो तरलता समझ में आ रही है क्या होता है? किसी चीज के बदले जब हम लोग सामान खरीद लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? तरलता। सबसे ज्यादा तरलता कैश देते समय कोई कहता है काहे दे रहे हो, हाँ ना। सोना देते समय काहे बेच रहे हैं, जमीन देते समय काहे बेच रहे हैं, और कैश के समय लाओ, पावर ऑफ महात्मा गांधी। तरलता समझ आ गया? उस हिसाब से बताइए M1, M2, M3, M4 में सर्वाधिक तरलता, हाँ M1 से कम तरलता M2, उससे भी कम तरलता है, सबसे कम तरलता M4। तो जैसे जैसे M1 से कहा जाते हैं M4 की ओर, तरलता घटती है, लेकिन धन की मात्रा बढ़ती है। संकुचित धन M1, बृहद धन, याद रहेगा, इमरजेंसी में M1। तरलता समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लोग कैश पैसा रखते हैं। भारतीय स्ट्रक्चर समझिए, हर घर में घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं का होता है, तो कैश पैसा भी रखती हैं। कैश पैसा के बाद जो दूसरा तरलता होता है अकाउंट में होता है, तो सबके पास कैश और अकाउंट रहता है। अब सोना रख लिया जाता है, और नहीं तो क्या रख लेते हैं? जमीन भी काम आ जाती है, बिक गया तब ठीक है, नहीं तो विवादित तो होता है। बिहार में टोटल मुकदमे का 51% जमीन से मुकदमा, इसलिए लोगों को पता है, फिर भी बेचारा डराइल रहता है, भगवान का नाम लेते रहता है कि बाप रे बाप कुछ सब ठीक ठाक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बहुत बवालो होता है ना जमीन को लेकर। तो ये आप M1 M2 समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन क्या पूछता है? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति उस नीति को कहते हैं जो बैंकों पर लगाया जाता है। आपको पढ़ना है मौद्रिक नीति में, रेपो रेट आता है, MSF आता है, बैंक रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, CRR आता है, SLR आता है, PLR आता है, बेस रेट आता है। ये सारी चीजें किसमें आती है? मौद्रिक नीति। ये मौद्रिक नीतियां घूम फिर के किस पे लागू होती है? बैंकों पर। तो ये कह सकते हैं ना कि बैंकों को कंट्रोल करने के लिए RBI जो नीति लाता है वो क्या है? मौद्रिक। हालांकि रियलिटी में वो बैंकों के थ्रू पैसा कंट्रोल करता है, लेकिन मौद्रिक नीतियां थोपता किसके ऊपर है? बैंक के ऊपर। तो कहेगा कि मौद्रिक नीतियां किस पर लागू होती हैं? ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए मौद्रिक नीतियां M2 M1 से M4 तक किस पर लागू होगी? इस पर मौद्रिक नीति किस पर लागू होगी बताइए? मॉनेटरियल पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल ऑन द विच ऑप्शन? जल्दी बोलो। अरे गधा तो नहीं, सब भी कैसे होगा? डाकघर पे मौद्रिक नीति लगाओगे? कितने लोग कहता है M1? M2 कितना बोलता है? ले बमनी, डाकघर घुसे तो मौद्रिक नीति में। M3 कितना बोलता है? सबका सही है। M3 में पूरा बैंक में पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए लोगों के पास जो पैसा है ये आज नहीं तो कल बैंक के थ्रू घूमेगा। RBI तो खुद अपने आप में बैंक है। अगर केवल M1 कहिएगा तो एगो पैसा बच जाएगा फिक्स डिपॉजिट वाला। कौन वाला? फिक्स डिपॉजिट वाला। अगर आप M3 बोलते हैं तो इसमें M1 तो पकड़ाइए गया, साथ साथ क्या पकड़ा गया? FD। पूरा बैंक का पैसा गिरा गया कि नहीं गिरा गया? तो मौद्रिक नीतियां किस पर बनाई जाती हैं? हाँ, और M3 पर।
हालांकि लागू तो M1 पे भी होता है, लेकिन अगर M1 पे बनाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट छूट जाएगा और M3 पे बनाएंगे सब पकड़ा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए भाई, काला नमक कोई दिक्कत? बृहद धन किसे कहते हैं? हाँ, संकुचित धन। सबसे ज्यादा तरलता किसकी होती है? M1। सर्वाधिक तरलता, सबसे कम तरलता, हाँ, M4 की तरलता। सबसे कम तरलता M4 की, सर्वाधिक तरलता किसकी? M1 की होती है। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चले लोग टैक्सेशन चैप्टर पे। ये वाला चैप्टर खत्म। किसी को M1, M2, M3 में अंतर पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछा जाए। कोई सवाल? एनी डाउट? नो डाउट? ऑल क्लियर? इमरजेंसी में कौन काम आएगा बताओ? बृहद धन, मौद्रिक नीति। डाकघर की नीति को किस पर लगाइएगा? 4 पर। किस पर लगाएंगे? M4 पर। किस पर? M, क्योंकि इसमें डाकघर का कुल आ जाएगा। हालांकि डाकघर के लिए अलग से नियम नहीं आ सकता। रीजन क्या है कि इसमें फिर बैंक वाला घुस जाएगा। और इसमें M3 पे लगाएंगे, बैंक को कोई मतलब ही नहीं, डाकघर को कोई मतलब नहीं। हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्वाधिक तरलता कैश। अच्छा, इसमें तो M1 के ओवरऑल में सर्वाधिक तरलता कैश, उसके बाद बैंक, उसके बाद सोना, उसके बाद जमीन। सबसे कम तरलता कैश क्या है? हाँ, तरलता कैश में सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा तरलता होता है कैश। देखो इसका दिमाग। अब बता लड़की लोग हम क्या बोले? तरलता सबसे कम किसमें होता है? कैश में। लड़की बता रही है। अब हम क्या बोले तुमको? ये बताइए, आप एक काम कीजिए, कोई आपको सामान खरीदना है, फ्रिज खरीदना है या एसी खरीदना है 50,000, तो 50,000 में एसी खरीदिएगा, देख लीजिए कि हाँ ये एसी 50,000। आप 50,000 कैश दीजिएगा कि 1 कट्ठा जमीन लिख दीजिएगा। अरे 50 गांव का कोनो गड़ाही बचल है पोखरा, तो 50,000 रुपया कट्ठे न बेचाएगा वो। कहिएगा हमारे गांव में एक पुरान पोखर बचल है, लीजिए एसी दीजिए, लिख देते हैं, लेगा एसिया पर रख देगा खोपड़िए पे। अब देखते हैं हम लोग क्या जी, टैक्स। टैक्स एक ऐसा अनिवार्य धन है जो आपसे सरकार लेगी ही लेगी। टैक्स संवैधानिक है। टैक्स क्या है? संवैधानिक। आर्टिकल 265 में कहा है बिना संसद की अनुमति कोई भी टैक्स नहीं ले। अतः टैक्स एक संवैधानिक भुगतान है, इसे अनिवार्य रूप से आपको करना ही करना है आपको, क्योंकि टैक्स उतना ही जरूरी है जितना मृत्यु जरूरी है। क्योंकि देश चलाने के लिए किस क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए, क्योंकि देश चलाने के लिए पैसा इसलिए क्योंकि आर्मी के लगभग 16 लाख लोग हैं, उन्हें सैलरी टैक्स के पैसे से जाता है। आप देखेंगे 2.5 लाख के आसपास एयरफोर्स, सैलरी कहां से जाता है? टैक्स के पैसे। 1.5 लाख नेवी, सैलरी टैक्स से। 18 लाख के आसपास कर्मचारी रेलवे, टैक्स के पैसे। सरकार को खाना पीना, घोटाला, बंगला, सड़क, पानी सब कहां से? टैक्स। अतः टैक्स का लगना हर हाल में जरूरी है। क्या है? जरूरी है। किसी को दिक्कत? टैक्स कई टाइप के होते हैं। टैक्स कैसे होते हैं? कई टाइप। कैसे कैसे कई टाइप के टैक्स होते हैं? एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो बच्चों वाली चीज है। डायरेक्ट आदमी पे लग गया तो डायरेक्ट, सामान पे लगा तो इनडायरेक्ट। बिक्री कर, कितना का आदमी का बिक्री होता है तो कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। इतना कौन चीज सोचो? आदमी बेचाता है कहीं? हाँ, कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए ध्यान देते हैं। टैक्स कई टाइप का होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगामी। क्या होता है? प्रगामी। कौन सा टैक्स? प्रगामी। ये बहुत खचरा होता है ये टैक्स। सबसे खचरा टैक्स कौन होता है? ये कहता है कि कम कमाइएगा तो कम टैक्स लेंगे, अगर ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा लेंगे, और ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा, और ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा। एक समय आएगा ज्यादा कमाएंगे तो कुल रख लेंगे। आप ऐसे देखिए ना, 5 लाख कमाइए 1% टैक्स, 10 लाख कमाइए 10% टैक्स। समझ आ गया कि नहीं? 30 लाख कमाइए 20%, अब 30 लाख से ऊपर कमाइए 30%, 1 करोड़ से ऊपर कमाइए 1% एक्स्ट्रा सरचार्ज जोड़िए, 5 करोड़ से ऊपर कमाइए आपको आपका शेष जोड़िए, ये जोड़िए, और ये ज्यादा टैक्स ठोक देता है आपको। तो हम लोग जो टैक्स चल रहा है कौन सा? प्रोग्रेसिव। ज्यादा कमाइए ज्यादा टैक्स, ज्यादा कमाइए ज्यादा टैक्स। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछा था एक तो, कौन सा टैक्स अमीरों पर ज्यादा असर करता है? प्रोग्रेसिव। अभी बताओ, कोई किसान है 5-4 लाख रुपया सालाना, देखिए टैक्स कभी भी आपके इनकम पे नहीं, प्रॉफिट पे लगता है। याद रखिए, टैक्स किस पर लगता है? प्रॉफिट। और जीएसटी को प्रॉफिट से मतलब नहीं। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया आया, अब ये 1 लाख मेरा थोड़ी है। अब सपोज कीजिए हमारे पास 1 लाख रुपया आता है, ये मेरा नहीं है जी। 1 लाख में अभी स्टाफ की सैलरी जाएगी, बिजली का बिल जाएगा, पर डे का मेंटेनेंस का खर्चा जाएगा यहाँ पर, फिर आई कार्ड छपता है उसका जाएगा, मकान मालिक को किराया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो क्या है? पीडीएफ उडीएफ का खर्चा जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट पे क्या लगता है? इनकम टैक्स। और जीएसटी कहता है ना, बाद में जो खर्चा 100 रुपया पे ले लेंगे, तो जीएसटी ओवरऑल पे ले लेता है, और इनकम टैक्स प्रॉफिट पे लेता है। क्या होता है? प्रॉफिट। साल के शुरुआत में क्या ले लेगा? जीएसटी, ताकि तुम अपना प्रॉफिट लॉस जोड़ते रहो, नाम लेके चल दिए, और लास्ट में क्या लेता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इसमें लगता है प्रॉफिट। आगे बढ़े तो बताइए, प्रोग्रेसिव टैक्स, जितना कमाएंगे उतना ज्यादा,
जितना कमाएंगे उतना ज्यादा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक टैक्स होता है जिसे कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। कौन सा टैक्स? प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल को कहते हैं समानुपाती कर। कौन सा कर? समानुपाती। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स इसे कहते हैं समानुपाती। समानुपाती, समानुपाती। अमीर हो गरीब हो सब पर एक बराबर, सब पर 10%। अब बताओ, गरीब है तो उसमें भी 10%, अमीर है उसमें भी 10%, महा अमीर है 10, महा गरीब है, बहुत अमीर है एकदम दलितर है, अंबानी पर एकदम उजड़ गया उसमें भी 10%। कोई टैक्स है? तो गरीब अमीर सब पर बराबर, प्रोपोर्शनल टैक्स। खाली अमीरों को ज्यादा नॉट टॉर्चर करें, हाँ प्रोग्रेसिव। हम लोग के देश में कौन सा है? ज्यादा कमाएंगे ज्यादा टैक्स, कम कमाएंगे तब, नहीं कमाएंगे नो टैक्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तीसरा होता है रिग्रेस, प्रोग्रेसिव, और एक होता है आपका रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स प्रतिगामी। कौन सा? प्रतिगामी। ये दुनिया में किसी भी देश में नहीं है प्रतिगामी टैक्स। कम कमाएंगे ज्यादा टैक्स, ऐसा कोई टैक्स नहीं है। ये केवल एक परिकल्पना है ताकि लोगों को मजबूर कर दिया जाए कमाने के लिए। जैसे अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं तो आप पे लगेगा 30% टैक्स, और 5 करोड़ कमाते हैं तो 20%, 100 करोड़ कमाते हैं तो 2%। समझ आ गया कि नहीं? ऐसा टैक्स दुनिया में कभी नहीं है, ऐसा टैक्स है नहीं। ये किसको प्रभावित करता है? गरीबों को। तो कौन सा टैक्स गरीबों को? प्रतिगामी। प्रतिगामी उल्टा चलता है, कम कमाएंगे ज्यादा, ज्यादा कमाएंगे कम, तो गरीबों को इफेक्ट करेगा, गरीबों को। हाँ हाँ, अमीरों को प्रगामी, इसे प्रगतिशील भी कहते हैं, प्रगामी या प्रगतिशील। प्रतिगामी गरीब को, प्रगामी अमीर गरीब दोनों को। हाँ भाई, हम लोग किस में जाते हैं? हाँ, हम लोग जाते हैं डिग्रेसिव, हम लोग जाते हैं डिग्रेसिव में। डिग्रेसिव, डिग्रेसिव जो होता है अधोगामी, अधोगामी। हम लोग किसमें जाते हैं? अधोगामी। ये क्या होता है समझिए, ये कहता है कि जितना ज्यादा कमाएंगे उतना टैक्स ज्यादा, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा। यानी यह वाला जो गुण है या तो किसका है? प्रगामी का। किसका है? प्रगामी, प्रगामी या प्रगतिशील का। लेकिन एक फिक्स कमाई के बाद इसको फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे किसी के ऊपर 30% से ज्यादा टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह लगता है, सेस वगैरह, लेकिन टैक्स कितना रह जाता है? 30%। तो बताइए, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 10 लाख तक 10%, 30 लाख तक 20%, 30 लाख से ऊपर जितना कमा लीजिए कितना परसेंट? 30%। जितना कमा लीजिए 30%। अंबानी पे भी 30%, कोई बाटा का जूता वाला है 30%, कोई भी जो भी सालाना 30 लाख से ज्यादा कमा लिया 30%। किसमें? 30%। किसी कोई दिक्कत? हम लोग किसमें जाते हैं? 30% सिलेबस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सालाना जो भी ये जितना आंकड़ा बोला जाता है क्या होता है? सालाना। यानी जिसके भी घर की इनकम 2.5 लाख रुपया महीना या इससे ज्यादा है वो सब किसमें चल जाता है? 30%। किसमें? 30%। बताइए, तो हम लोग का टैक्स शुरुआत में प्रोग्रेसिव और उसके बाद क्या हो गया? समानुपात, समानुपाती, समानुपाती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए, हम लोग पूरी तरह से प्रतिगामी नहीं है, ना पूरी तरह से प्रगतिशील है, ना पूरी तरह से समानुपात। हम लोग किसमें? अधोगामी, डिग्रेसिव। शुरुआत में बढ़ा, फिर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग किसमें आते हैं? हाँ, डिग्रेसिव। टैक्स की कैटेगरी समझ में आ गया? अमीरों गरीबों दोनों पे बराबर लगेगा, समानुपात। अमीरों पे लगेगा प्रगतिशील या प्रगामी, गरीबों पे लग जाएगा हाँ प्रतिगामी। हाँ, पढ़ेगा फिर फिक्स हो जाएगा। हाँ, ठीक है, आगे का क्लास कल देख।